नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब पुस्तक अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, तो आगे का वाचन जो हमें विपिन कुमार अग्रवाल से करना था वो कुछ इस प्रकार है। विपिन कुमार अग्रवाल के नाटक उनकी साहसपूर्ण प्रयोगधर्मिता को आगे बढ़ाते हैं। यह आकस्मिक नहीं है कि भुवनेश्वर के एकमात्र नाट्य संकलन कारवां, भुवनेश्वर का मात्र और मात्र एक ही नाट्य संकलन है कारवां, जो बहुत वर्षों से अप्राप्य हो गया था, विपिन ने अपनी सुलिखित भूमिका के साथ सुरेंद्र पाल के सहयोग से फिर प्रकाशित कराया। कब हुआ था कारवां प्रकाशन? 1991 को, माफ़ी चाहती हूँ 1971 को। विपिन ने अपने नाट्य प्रयोग रंगमंच की दृष्टि से काफ़ी संभावनापूर्ण है। इसका समर्थन उनके प्रस्तुतियों से हुआ है। इन नाटकों में भाषा की अमूर्तन प्रक्रिया और स्थितियों की अनर्थकता समकालीन जीवन के तनावों और घातों प्रतिघातों के सहानुभूतिपूर्ण ढंग से अंकित करती है। 3 अपाहिज शीर्षक नाटक के अपेक्षया संक्षिप्त आकार में भुवनेश्वर की तरह विपिन के नाटक भी अपने में पूर्ण नाटक हैं। एकांकी नहीं, सारे देश की थकान और निष्क्रियता को बड़े सूक्ष्म और ठंडे ढंग से व्यंजित किया गया है, जिसमें परस्पर या सामूहिक दोषारोपण नहीं, सच्चे और निरावेग आत्मलोचन का स्वर सुनाई पड़ता है। नाटक के इस नए रूप में संवादों से भी अधिक महत्व संवादों के बीच के अंतराल का है, जहां निर्देशक को नाटक की व्याख्या और उसके पुनर्सृजन के लिए अधिकाधिक अवसर रहता है। विपिन के 3 नाटक संकलन हैं। 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए आदमी की खोज। 3 ही नाटक संकलन है उनके। 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए आदमी की खोज। किसका? विपिन का। इन नाटकों में समकालीन मध्य वर्ग का अलग अलग टुकड़ों से बना एक बड़ा कोलाज निर्मित होता है। बौद्धिकता और सुविधा परस्ती के बीच द्विधाग्रस्त चरित्रों, नेताओं के आचरण से विहीन नारे, अतीत के गौरव और समकालीन ओझेपन के बीच तनाव, यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सामान्य मध्यवर्गीय भारतीय जीवन का यथार्थ चुपके से और बिना किसी प्रदर्शन भाव के इन नाटकों में उतर आता है। जीवन के विविध पक्षों में संघर्ष पश्चिमी नाटक का उपजीव्य बहुत बार रहा है। क्लासिकल नाट्य शिल्प में यह संघर्ष एक विराट स्तर पर शामिल होता है और उदात्तता का बोध कराता है। नए नाटक में संघर्ष खत्म नहीं होता, अंत तक बना रहता है और अनर्थक रूपों को रेखांकित करके उसमें किसी नए अर्थ के सृजन के लिए आकुलता प्रकट करता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या संपूर्णतः अनर्थक भाषा में अनर्थक स्थितियों की रचना संभव है? यदि हाँ, तो संपूर्ण रचना अपारदर्शी और अनर्थक भाषा में होनी होगी, पर तब उसकी स्थिति भाषा की ना होकर जमे हुए रंगों की हो जाएगी और संप्रेषण के लिए वह अनुपयुक्त साबित होगी। वस्तुतः अनर्थक भाषा और क्रिया का रचनात्मक उपयोग व्यवस्थित भाषा और क्रिया के बीच बीच में ही संभव हो सकता है। भुवनेश्वर और विपिन दोनों के नाटकों में यही क्रम चलता है। अनर्थक भाषा और क्रिया व्यवस्थित भाषा और क्रिया से टकराकर नए अर्थ की सृष्टि करती है। स्वप्न और जागृतावस्था के यथार्थ मिलकर एक और संपूर्ण हो जाते हैं। नए नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा के प्रयोग भी रंगमंच की दृष्टि से ग्राह्य रहे हैं। उनके नाटकों में आधुनिक जीवन का तनाव तलखी बड़े सधे ढंग से व्यक्त हुए हैं। समाज में एक व्यक्ति अलग अलग संदर्भों में कैसे अलग अलग मुखौटे इस्तेमाल करता है, इसका बड़ा सटीक चित्रण उनके द्रौपदी नाटक में हुआ है। द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। मानो अब हर स्त्री द्रौपदी है, जो 5 पतियों या कि एक ही पति के 5 रूपों के साथ जीवन निर्वाह करती है। बड़ा तीखा व्यंग पर उतने ही संयत भाव से इस नाटक में व्यक्त हुआ है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र का अन्य बहु अभिनीत नाटक है, मतलब सबसे ज्यादा अभिनीत होने वाला। क्या है सुरेंद्र का? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। उनके नाट्य विधान की एक विशेषता यह है कि एक निगाह देखने पर उनकी कथा योजना अस्वाभाविक और असामान्य लग सकती है, पर क्रमशः एहसास होगा कि जिन स्थितियों का वे चित्रण करते हैं वे किसी न किसी रूप में आधुनिक मनुष्य के जटिल सामाजिक जीवन का अंग बन गई है। सामान्य रूप में उनकी कला मोहन राकेश के समानांतर चलती हुई भी इस एक
महत्वपूर्ण बिंदु पर अलग हो जाती है। रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़े लेखकों में लक्ष्मीकांत वर्मा आदमी का जहर है, जिनका रचना सत्यव्रत सिन्हा अमृतपुत्र तथा मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा के नाट्य प्रयोग हुआ है। कई महिला निर्देशकों विनीता पंकज, गिरीश रस्तोगी ने भी इस क्षेत्र में कार्य आरंभ किया है। यदि रंगकर्मियों का सहयोग नाटककारों के साथ ठीक ठीक चलता रहा तो साहित्य के इस सबसे अधिक जनतांत्रिक माध्यम से में बड़ी क्षमता विकसित हो सकेगी, पर यह होगा तभी संभव जब नाटक की सृष्टि पुस्तक के पृष्ठों से बाहर सामान्य जनता के बीच रंगमंच पर होगी। हिंदी में नए नाटकों के प्रस्तुतिकरण में या कि पुराने नाटकों के नए ढंग से प्रस्तुतिकरण में इब्राहिम अलकाजी तथा शांता गांधी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, सत्यदेव दुबे थिएटर यूनिट बम्बई, श्यामा जालान अनामिका कलकत्ता तथा सत्यव्रत सिन्हा प्रयाग रंगमंच इलाहाबाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन निर्देशकों ने हिंदी नाटकों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण नाट्य कृतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। बादल सरकार बांग्ला, विजय तेंदुलकर मराठी और गिरीश कर्नाड कन्नड़ के नाटक हिंदी नाट्य परंपरा का अंग वैसे ही बन गए हैं जैसे कि पिछली पीढ़ी से शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, धन्य कुमार जैन, रामचंद्र वर्मा, रूपनारायण पांडे तथा महादेव शाह के अनुवादों में, या कि क मुंशी की कथाकृतियाँ प्रवासी लाल वर्मा मालवीय के अनुवादों में हिंदी उपन्यास परंपरा से जुड़ गई हैं। आधुनिक विदेशी नाटकों में ब्रैकेट की प्रसिद्ध रचना वेटिंग फॉर गोदो किसका है? बैकेट की रचना है का हिंदी रूपांतरण सत्यव्रत सिन्हा तथा सचिन तिवारी ने असाधारण सफलता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किया है। अनुवादों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में हिंदी नाटक और रंगमंच का रूप और निखरा है। इस प्रक्रिया में पूर्णकालिक नाटकों का मंचन बढ़ा है और उस अनुपात में एकांकी का प्रचार पिछले युग की तुलना में कम हुआ है। यह सभी उल्लिखित नाटककारों ने एकांकी भी लिखे हैं, पर उनकी स्थिति अब हाशिए पर है। केंद्र में पूरा नाटक है। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है। विद्यानिवास मिश्र ने निबंध लेखन में दोनों की तैयारी प्रायः एक जैसी ही है। संस्कृत पांडित्य के साथ लोक जीवन में रुचि और तथा गहरी सहृदयता के साथ हल्का व्यंग्य विनोद, पाश्चात्य विचार परंपराओं का अच्छा परिचय विद्यानिवास मिश्र के लेखक व्यक्तित्व के अतिरिक्त गुण है। अपने 1 दर्जन से अधिक संकलनों में प्रमुख है चितवन की चाह, कदम की फूली डाल, मैंने सील पहुंचाई, परंपरा बंधन नहीं है, अंगद की नियति। लेखक ललित निबंध के विषय क्रम का निरंतर विस्तार करता गया है। भारतीय संस्कृति और हिंदू आस्था का स्वच्छ संतुलित विवेचन उसकी केंद्रीय दृष्टि है। वृक्षों, वनस्पतियों, फूलों का विवेचन हो, चाहे जीवन की किसी छोटी बड़ी घटना का वर्णन, किसी न किसी रूप में निबंधकार अपनी दृष्टि का संकेत देता है। परिवार जीवन के विविध रूप भी निबंधों में उसी दृष्टि से जहाँ तहाँ खिले हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त या दुबे जी का चिट्ठा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं, जिनमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व से लेकर सामान्य दैनंदिन जीवन की समस्याओं पर दृष्टिपात किया गया है। यहाँ आपको याद रखना है कि सरस्वती के संपादक उस समय श्री नारायण चतुर्वेदी जी थे। हम लोग महावीर द्विवेदी जी को नहीं लिख सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र ने श्री नारायण चतुर्वेदी जी को चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसमें क्या था, चीन का आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर सामान्य दैनंदिन जीवन की समस्याओं पर दृष्टिपात किया गया है। इसी क्रम का एक पत्र है, पत्र इंटेलेक्चुअल भैया के नाम परंपरा जीजी का। परिवार के एक बड़े आत्मीय संबंध भाई बहन को प्रतीक के रूप में लेकर लेखक ने संस्कृति में फैशन के बढ़ते प्रभाव पर गहरा व्यंग्य किया है। इस रूप में ललित निबंध के विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं।